Hello, Assalamu alaikum. आज first of all I should introduce myself to all the students. My name is Rida Talpur and I'm a PMS officer. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि PMS itself क्या है, CSS और PMS में क्या फ़र्क है, and then I will open the channel for you all guys कि आप लोग सवाल करें, आप लोग ज़्यादा जो है जान सकें कि CSS और PMS में क्या होता है। और स्पेशली क्योंकि मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाती हूँ तो आई विल बी एक्सपेक्टिंग कि स्टूडेंट्स मुझसे इंटरनेशनल रिलेशंस के सवाल पूछें। अच्छा, PMS जो है वो हम थ्रू PCS देते हैं, यानी प्रोविंशियल कमीशन के थ्रू देते हैं, और जबकि CSS जो होता है वो हम फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू देते हैं। अब ये बात है कि जो सिंध का PCS है, जिसमें PMS जो है सबसे बड़ा ग्रुप है, उसमें ये होता है कि सब्जेक्ट्स सारे हमारे एक जैसे हैं, लाइक CSS के भी वही हैं, क्योंकि हमने सिलेबस इंटायरली सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो इंटायरली जो है CSS का लिया हुआ है ताकि स्टूडेंट्स को कोई मुश्किल ना हो। अलबत्ता जब हमने पेपर दिए थे 2018 में, उस टाइम पे हमारा वो था, सब्जेक्ट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे और हमारे पेपर्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे। सो मैं जो है डिफरेंट अकेडमीज़ में जो है IR पढ़ाती हूँ एंड देन जेंडर स्टडीज़ पढ़ाती हूँ। राइट नाउ मैं हैदराबाद में पढ़ा रही हूँ। इसके अलावा मैं ऑनलाइन अपने लेक्चर्स देती हूँ। आप में से बहुत ज़्यादा लोगों ने वो ऑनलाइन लेक्चर्स सुने भी होंगे। यूट्यूब पे आप मेरा नाम लिखेंगे तो वो आ जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। अच्छा, मुझसे सुफियान ने पूछा है, और ये चीज़ जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि भाई सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा है, या पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में हमने कौन सा सब्जेक्ट उठाना चाहिए। तो देखें, ये आप पे 100% ये आप पर है। पहले तो आपने दोनों सब्जेक्ट्स को एक बार रीड करना है। लेट्स से अगर आपने IR अपनी बैचलर्स में पहले किया हुआ था तो वो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा। लेकिन ये है कि अगर आपने IR जो है फ़र्स्ट टाइम लिया है और आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हो सकता है वो आपके लिए थोड़ा सा जो है ना मुश्किल हो। अब आपने जब ये डिसाइड करना है कि वेदर IR मेरे लिए बेहतर है या पॉलिटिकल साइंस मेरे लिए बेहतर है, तो आपने उसके पास पेपर्स को चेक करना है और थोड़ा सा उसको सिलेबस को देख लेना है। अब सुफियान, उस दोनों में से जो चीज़ आपको बेहतर लगे, लेट से अगर आपने IR पढ़ा है, आपको लगता है कि IR तो बहुत मुश्किल है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये थ्योरीज क्या कह रही हैं, तो देन यू शुड स्विच टू पॉलिटिकल साइंस। महविश ने भी यही सवाल किया कि पॉलिटिकल साइंस और IR में क्या फ़र्क है। अगर मैं आपको कहूँ कि मेरी नज़र में IR ज़्यादा ईजियर है और वो ज़्यादा आसानी से कवर हो सकता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उसका जो पार्ट 2 है उसमें हम इंटरनेशनल रिलेशंस को तो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स को भी पढ़ रहे होते हैं। तो ये करंट अफेयर्स आपने पाकिस्तान अफेयर्स में भी पढ़ना होता है, आपने एसए में भी पढ़ना होता है, अपने करंट अफेयर्स इटसेल्फ जो सब्जेक्ट उसमें पढ़ना होता है। तो इट्स लाइक कि क्योंकि आप वो 3-4 सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी एक चीज़ पढ़ रहे होते हैं, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जो है वो आपको मदद दे रहा होता है। पॉलिटिकल साइंस इज़ ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशंस एंड गवर्नमेंट, तो उसको तो आपने 100% उस हिसाब से पढ़ना होता है। अच्छा, सेकंड बात है कि हाउ टू चूज़ सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। देखिए, पहली बात यह है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ये देखना है कि आपने डिग्री किस चीज़ में की हुई है। अगर आपके डिग्री के सब्जेक्ट आपको लगता है कि वो आपके लिए बेहतर हैं, आप उनमें अच्छी तरीके से जो ना कवर अप कर सकते हैं, तो आप एक दो तो वो डिग्री वाले सब्जेक्ट उठा लें। लेकिन लाइक मेरी जो डिग्री थी, मैंने BSc किया हुआ था एंड देन MBA किया हुआ है, और दोनों जो सब्जेक्ट्स थे, मतलब दोनों जो डिग्रीज थी, उसका कोई भी सब्जेक्ट मुझे जो है ना फिजिबल नहीं लगा। अब मुझे कंप्यूटर साइंस इसलिए फिजिबल नहीं लगा क्योंकि CSS का कंप्यूटर साइंस जो है या BCS का, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। वो मास्टर्स लेवल का आपको पूछ रहे होते हैं। तो इन अ वे जो है वो समझे कि जो है ना मेरे लिए वो आसान नहीं था, तो मैंने उनमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया। अब मैंने कैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, एक तो ये था कि मुझे अपना इंटरेस्ट क्या है। मैंने करंट अफेयर्स को जो है ना पढ़ा, तो मुझे जैसे IR को मैंने पढ़ा तो मुझे करंट अफेयर्स उसमें बहुत अच्छा लगा, मुझे वो आसानी से समझ आ गया। फिर मैंने जेंडर स्टडीज़ को उठाया। जेंडर स्टडीज़ को पढ़ने के बाद मुझे एक लिटरली एक शौक जागा कि इस सब्जेक्ट को तो हमने बहुत ही ज़्यादा आम करना चाहिए। तो उसके साथ मैंने जो है ना सब्सटीट्यूट कर लिया सोशोलॉजी को। सोशोलॉजी बहुत इजी सब्जेक्ट था। अच्छा, क्योंकि मैं IR पढ़ रही थी और अमेरिका पर ही सारा आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशंस अमेरिका के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, World War I World War II के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। तो उसके साथ मैंने US हिस्ट्री को उठा लिया, क्योंकि US हिस्ट्री में हमने वर्ल्ड वॉर भी पढ़नी है, World War II भी पढ़नी है, ग्रेट डिप्रेशन पढ़ना है, अपार्ट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स। लेकिन ये कि थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग था,
तो मेरे लिए वो इजी था। उसके बाद मैंने क्रिमिनोलॉजी उठा लिया। क्रिमिनोलॉजी इसलिए इजी है कि क्रिमिनोलॉजी में भी आप कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो आप आईआर में भी पढ़ रहे होते हैं, जो आप जो है ना क्रिमिनोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं, जो आप समहाउ जेंडर में भी पढ़ रहे होते हैं और आप सोशोलॉजी में भी पढ़ रहे होते हैं। स्कोरिंग मैटर्स ऑफ कोर्स अली, स्कोरिंग डज मैटर। फिरोज़ पूछ रहे हैं कि स्कोरिंग, तो जी हाँ, ये होता है कि बाज़ औक़ात कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ को मुसलसल 2018 से लेकर जो है वो गिराने की कोशिश की जा रही है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि कोई स्टूडेंट्स होते हैं वो मुसलसल जो है ना, सारे स्टूडेंट्स अगर एक ही सब्जेक्ट उठा रहे हैं और दूसरे कोई सब्जेक्ट्स ही नहीं पढ़ रहे होते हैं, तो उससे जो है ना टीचर जो होते हैं चेकर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो फिर वो जो है ना पेपर्स को थोड़ा सा मुश्किल करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि अगर हम 500 लोग जो हैं वो आई लॉ उठा रहे हैं और 200 लोग जो हैं वो क्रिमिनोलॉजी उठा रहे हैं, तो क्रिमिनोलॉजी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो और आई लॉ वाले जो हैं बड़ी आसानी से पास हो जाएं। तो इसी वजह से जी हाँ, स्कोरिंग भी होती है। एंड वो जो है कहते हैं कि भाई क्या ऐसा होता है कि जानबूझ के किसी सब्जेक्ट को गिराया जाए, तो बिल्कुल जानबूझ के जो है ना जो चेकर्स होते हैं वो उसको टारगेट करते हैं। आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए? पॉलिटिकल साइंस के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उठाते हैं, बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम ये है कि उसका जो आई मीन टू से सॉरी उसका सिलेबस इतना ज़्यादा लेंदी है कि मैं कभी भी स्टूडेंट को नहीं कहूँगी कि आप वो उठाएं। इसकी जगह पे आप गवर्नेंस उठा लें, बेहतर रहेगा। उसके साथ जो है आप आई लॉ नहीं, क्रिमिनोलॉजी उठा लें, सोशोलॉजी उठा लें और जेंडर उठा लें। ये तीनों आसान है। अगर आपके पास इंग्लिश है तो इंग्लिश नहीं, सॉरी, अगर आप कोई लैंग्वेज उठा रहे हैं तो लैंग्वेज जो है ज़्यादा बेहतर होती है। अच्छा, वकास पूछ रहे हैं कि अच्छा, मैविश आरिफ ने मुझसे सवाल किया था कि आईआर की थ्योरीज़ हम कैसे जो है ना इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं थोड़ा सा आईआर की थ्योरीज़ की तरफ आ जाती हूँ और उसके बाद जो है हम इसके पास आते हैं कि बाकी सवालों के जवाब। देखिए, आईआर की थ्योरी आपने कैसे करनी है। लेट्स से आपके पास जो है ना एक सवाल आया है कि क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, जो 2021 का सवाल है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आपको फ्यूचर में वाटर कन्फ्लिक्ट के थ्रू जो है जंग होती हुई नज़र आ रही है। अब पहली बात तो हमने इंट्रोडक्शन लिखना है और हमने कुछ कॉजेज़ लिख देने हैं, ठीक है, जो कॉजेज़ जो नेचुरल कॉमन कॉजेज़ हैं। अब उसके बाद हमने नीचे सवाल के समझे 1 या 2 पेपर आपने लिख दिए कि फ्यू कॉजेज़ दैट कुड लीड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान टू द वार, ठीक है। उसके बाद आपने वो सारे लिख दिए हैं, ठीक है। अब आपने आगे बढ़ना है और फिर आपने जो मेन आपका सवाल का जवाब है वो है कि वॉर इन पर्सपेक्टिव ऑफ आईआर थ्योरीज। अब आपको चेकर को बताना है कि आईआर की थ्योरीज के हिसाब से जो है ना ये जंग कैसे लग सकती है। फिर आपने यहाँ लिखना है कि रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या है। भाई, आपने रियलिज्म जब आपने पढ़ा होता है तो आपको पता होता है कि रियलिस्ट क्या कहते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है वो क्या है, वो सेल्फिश है और ये जो सारी दुनिया है वो एनार्की में चल रही है, यानी कि ऊपर कोई गवर्नेंस नहीं है। क्योंकि एनार्की में चल रही है तो सारे जो जितने भी जो स्टेट्स हैं वो एक दूसरे से क्या हैं, वो एक दूसरे से वो एक तो सिक्योरिटी सेंट्रिक हैं, वो पावर की तरफ भागेंगे और एक दूसरे से जो है ना वो मिसट्रस्ट होगा। जब उन दोनों के बीच में मिसट्रस्ट होगा तो जंग जो है वो इनएविटेबल हो जाएगी। वॉर जब इनएविटेबल हो जाएगी तो क्या होगा कि जंग लग के रहेगी। अब ये तो हमने जो ना क्योंकि हमने रियलिज्म को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, तो अब हमने उसको क्या करना है, हमने उसको आईआर की उस सारी जो थ्योरी है उसको हमने अफगानिस्तान पे दिखाना है कि भाई इन केस अगर कल को जो है ना, लेट्स से अगर अफगानिस्तान में कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाती है जो प्रो पाकिस्तान की जगह इंडिया की तरह एंटी पाकिस्तान है, तो वो एंटी पाकिस्तान होने की वजह से जो है वो पावर ग्रेबिंग करेगी। अब वो पावर ग्रेबिंग कैसे करेगी, वो पाकिस्तान का जो पानी है उसको रोकने की कोशिश करेगी। जब वो पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश करेगी तो हमारे यहाँ सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट हो जाएगा। जब हमारे यहाँ सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट होगा तो हम क्या करेंगे, हम भी पावर की तरफ जाएंगे। जब हमारी नेगोशिएशन उनकी तरफ फेल हो जाएंगी तो हम दोनों क्या करेंगे, जंग की तरफ जाएंगे। तो देखिए, सिंपली मैंने आपको एक मिसाल दी और उसमें मैंने आपको बता दिया कि
कैसे हम जो है कोई भी थ्योरी जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने रियलिज्म पढ़ा, सॉरी लिबरलिज्म पढ़ा होगा। उसी तरीके से हमने कंस्ट्रक्टिविज्म, मार्क्सिज्म और फेमिनिज्म, ये 5 ऐसे जो है ना थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हैं। जब भी आपको आईआर में सवाल पूछते हैं तो ये 5 जो है ना आपसे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव का पूछ रहे होते हैं कि आपने एटलीस्ट इनके बारे में आपको बताना है कि कोई भी जो करंट अफेयर्स का, अभी करंट अफेयर का कोई भी टॉपिक चल रहा है जिस पे सवाल आ जाता है, तो भाई आईआर की ये 5 थ्योरीज ना उसको किस तरीके से देख रही हैं सिंपली। अब वो आप जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आईआर पढ़ेंगी वैसे वैसे आप लोगों को समझ आता जाएगा कि भाई हमने जो है ना किस चीज़ को कैसे देखना है। पहले आपने बुक पढ़ने हैं, बुक्स आपने ज़रूर एक दो तो बुक्स ज़रूर पढ़ने हैं। मैंने एक यहाँ पे रखा भी हुआ है, मेरी वीडियो में भी मैंने बताया था, मैं अभी भी बता रही हूँ, वर्ल्ड पॉलिटिक्स बाय चार्ल्स विलियम कैगली। ठीक है, मेरे पास ये थोड़ा सा पुराना वर्जन है 2018 का। आप लोग अगर 2019 2020 का आ गया उसको लें। ये देखिए मैंने बुक मार्क्स भी लगाए हुए हैं, यानी मैं इतना इस बुक को पढ़ चुकी हूँ और पढ़ती रहती हूँ। तो इसको पढ़ना है, इसको समझना है। इसमें भी इन लोगों ने मिसाल दिए हुए हैं, वो मिसाल देख के हमने जो है ना कहीं पर जो है लेवल ऑफ एनालिसिस देनी होती है और कहीं पर हमने कंप्लीट थ्योरीज ही को जो है ना अप्लाई करना होता है। अच्छा, काशिफ बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इंग्लिश। देखिए इंग्लिश इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर ले रहे हैं काशिफ और आपको इंग्लिश लिटरेचर अच्छे तरीके से समझ आ रहा है तो देन आई विल सजेस्ट कि गो फॉर इट। बट देन अगेन थोड़ा सा आप जो है ना पास्ट पेपर्स को देख लें और थोड़ा सा ट्रेंडिंग को देख लें कि क्या लोगों के मार्क्स अच्छे आ भी रहे हैं या नहीं। अगर क्या आप देख रहे हैं कि ओवरऑल जो है ना लोग इसमें फेल नहीं हो रहे हैं तो फिर आप जो है ना इसको लें। और अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेट से 50+ अगर आ रहे हैं ना, तो फिर आप खुद मेहनत करके उस 50 को जो है 65 75 तक ले जा सकते हैं। अच्छा, मोहम्मद शेर आफरीदी कह रहे हैं विच ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर ओवरलैपिंग, क्रिमिनोलॉजी, सोशोलॉजी एंड जेंडर स्टडीज़। ये तो बिल्कुल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। और जो क्रिमिनोलॉजी है वो समहाउ आईआर से भी थोड़ा बहुत उसके जो ना ओवरलैप करती है। जैसे हम डेटरेंस जो है वो आईआर में पढ़ रहे होते हैं, वो हम आईआर के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन यही डेटरेंस की थ्योरी हम क्रिमिनोलॉजी में भी पढ़ रहे होते हैं सोसाइटी के लेवल से। तो इस तरीके से ये जो ना तकरीबन सारे ही सब्जेक्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ये है कि अगर आप वो सारे ग्रुपिंग में लेंगे तो वो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा जो है ना मिक्स हो रहे होते हैं। जैसे आप अगर यूके की हिस्ट्री ले लें या यूएस हिस्ट्री में से कोई भी हिस्ट्री ले लें तो फिर वो आईआर, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर से थोड़ा बहुत जो है लिंक्ड होगी और साथ साथ इन तीनों सब्जेक्ट से होगी। अच्छा, मोहम्मद वकास ने कहा है कि आपका साइंस बैकग्राउंड है प्लस एमए इंग्लिश है। मोहम्मद वकास, मैं आपको कहूँगी कि आप पिछले 3 ईयर के सिर्फ जो है ना पेपर उठा लें, पॉलिटिकल साइंस के भी उठा लें और इसके अलावा आईआर के भी उठा लें। उसको आप पढ़ें, थोड़ा सा सवाल को देखें और फिर आप उन उन दोनों के सिलेबस को देख लें। फिर इसमें से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए ईजियर है। फिर आप 1 घंटा निकालें, 1 या 2 लेक्चर आप आईआर के किसी भी टीचर के सुन लें और फिर यूट्यूब पे, और फिर पॉलिटिकल साइंस के भी सुन लें। अब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट जो मेरे दिमाग में बैठ रहा है, जो मुझे समझ आ रहा है इजीली, उसको उठा लें। अच्छा, महक कह रही है कि वी आर मोस्टली मिसगाइडेड, हाउ टू प्रिपेयर सीएसएस इन राइट डायरेक्शन एंड अवॉइड मिसगाइडेंस। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल महक, मसला ये होता है कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा लोगों से जो है ना पूछ रहे होते हैं। पहली बात जो आप सब स्टूडेंट्स को करनी चाहिए वो ये है कि बेटा कभी भी जो है ना आप अपने स्टूडेंट से जो है ना सलाह ना लें। आप जाते हैं लाइब्रेरीज में जाते हैं या आप अकेडमीज में जाते हैं, आप वहाँ सीनियर से मिल रहे होते हैं जो खुद अभी जो है ना स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं। तो वो जब आप उनको देखते हैं फिर आप उनसे सलाहें मांगते हैं, फिर क्या होता है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं। अब आप कहते हैं अच्छा इसने तो ये पढ़ा था, फिर मुझे ये करना चाहिए, इसने तो ये पढ़ा था, मुझे ये करना चाहिए। फिर उससे भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्या है, हम सारे सीएसपीज और पीएमएस ऑफिसर्स के इंटरव्यूज़ देख रहे होते हैं। फिर अब उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कह रहा है मैंने 2 महीने में की थी, कोई कह रहा है मैंने 4 महीने में तैयारी कर ली थी, कोई कह रहा है मैंने 2 साल लगा दिए थे। इससे क्या होता है कि आप लोगों को एक फजूल प्रेशर क्रिएट होता है। आप सब लोग जो है ना, हर किसी का टाइम अलग होता है। कोई जीनियस होता है वो 4 महीनों में कर जाता है, कोई मेरे जैसे होते हैं उनको पूरा साल लग जाता है पढ़ने में। तो पहले तो आप जो है ना उन लोगों को छोड़ें, वो सिर्फ उनमें से आपको बेसिक जो टिप्स वो सब लोग दे रहे हैं ना उनको देखना है।
जैसे कुछ हैं जो ऐसे पे बहुत अच्छी टिप्स दे रहे होते हैं, कुछ हैं जो बहुत अच्छे किताब बता रहे होते हैं, कुछ हैं जो कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी अच्छी जो है ना बता रहे होते हैं कि इस सब्जेक्ट को कैसे करना है कैसे करना है। सब लोगों की वो चीज़ें आपने जमा करनी है। उसके अलावा राइट डायरेक्शन क्या है कि आपने स्टार्ट करना है पढ़ने से, यानी रीडिंग से। बेसिक रीडिंग आप अपनी बनाएं। हर सब्जेक्ट के बारे में आपको बेसिक रीडिंग ज़रूर होनी चाहिए कि भाई मैं जो भी पढ़ रहा हूँ मुझे समझ आ जानी चाहिए कि मैं क्या स्टडी कर रहा हूँ। जब आपने बेसिक रीडिंग हर 12 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे 11 सब्जेक्ट आई वुड से 11 सब्जेक्ट्स हैं, उनके सब लोग सबके जो है ना एक एक बार आपने एक एक किताब तो एटलीस्ट पढ़ देनी है। उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, आपने अखबार उठाना है। रोज़ आपने अखबार पढ़ना है। अखबार के साथ साथ आपने फ़ॉरेन अफेयर्स की मैगज़ीन पढ़नी है। उन दोनों चीज़ों के साथ साथ आपने रोज़ 1 से 2 घंटे एटलीस्ट, सब लोग जो सीएसएस करना चाहते हैं, पीएमएस पास करना चाहते हैं, आपने 2 घंटे तो एटलीस्ट जो है ना राइटिंग करनी है। जैसे आपकी राइटिंग अच्छी होती जाएगी, जो आप पढ़ रहे हैं उसको पेपर पे उतारें। जैसे मैं अभी आपको समझा रही हूँ, आपने जो है ना वो सारी चीज़ें आपने पेपर पे लिख दी कि लेट्स से कि ना आज मैंने ये जो है ना आर्टिकल पढ़ा था, तो उस आर्टिकल में लिखा क्या हुआ था, वो आर्टिकल आपने खुद जो है ना प्रोड्यूस करना है। जैसे जैसे आप चीज़ें प्रोड्यूस करते जाएंगे क्या होगा, आपको ग्रिप आती जाएगी राइटिंग की। हम लोग क्या करते हैं, हम पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, जो चीज़ हमने करनी होती है वो होती है राइटिंग और टेस्ट देना, वो हम नहीं करते हैं। तो राइटिंग करें, टेस्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें एकेडमीज़ में। और उससे ये होगा कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको पता चलेगा मैं कहाँ पे गलत हूँ। सही है। अच्छा, सेफ कह रहा है कि हाउ अबाउट बॉटनी, बॉटनी इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट, इफ़ यू आर गुड एट इट गो फॉर इट। अगर क्योंकि बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कॉमन सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ वो लोग ही लेते हैं जिन लोगों ने इसमें जो है ना बैचलर्स या मास्टर्स किया हो। तो इसमें ये होता है कि इसमें आपके पास बहुत बड़ा मार्जिन होता है कि आप अच्छे मार्क्स लें, क्योंकि जो सब्जेक्ट बहुत ही कम स्टूडेंट्स ले रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि जो चेकर्स होते हैं ना वो बेसिकली जो है ना इतना ज़्यादा उसको चेंज नहीं कर रहे होते हैं। तो बॉटनी इतना ज़्यादा चेंज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होता कि ऑल सडन को ये सब जो ना पौधा निकल आए जो हमसे बात करना स्टार्ट हो जाए, ऐसा कोई पौधा नहीं हो सकता। लेकिन जो करंट अफेयर्स रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो जो हैं वो डायनेमिक हैं, वो बदलते रहते हैं। तो बॉटनी के लिए गो फॉर बॉटनी, इट्स वेरी गुड वन। अच्छा, नोट्स, अली फेरोज कह रहा है कि नोट्स कैसे बनाएं। पहली बात तो मेरी यूट्यूब पे एक बहुत ही डिटेल्ड 18 मिनट्स की वीडियो बनी हुई है, हाउ टू मेक नोट्स, ठीक है। उसको आप सब लोगों ने ज़रूर देखना है। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा जो है ना ट्रिक्स बता देती हूँ, 2-3, जिससे आपको नोट्स बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब लोगों ने क्या करना होता है कि हमने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है। लेट्स से मैंने आईआर पढ़ा है, मैंने आईआर को पढ़ा, मैंने इस बुक को पढ़ा, मैंने इसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया। अब मुझे जो है ना आईआर, व्हाट इज़ आईआर जो है ना बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने उठाने पास्ट पेपर्स, पास्ट पेपर्स उठा लिए। उसके बाद जो है मैंने पास्ट पेपर्स में से मैं पिछले 10 साल के पास्ट पेपर्स उठा लिए मैंने। उसमें मैंने देखा कि भाई आईआर पे जो है ना स्पेसिफिकली कौन से सब्जेक्ट्स आए, कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने वो क्वेश्चंस उठाने हैं। उसके बाद क्योंकि मैंने इसको पढ़ा हुआ है तो एटलीस्ट मैं इसकी आउटलाइन बनाने के काबिल हो जाऊं। अगर आपने किसी भी एक सवाल की आउटलाइन चैप्टर बना पढ़ने के बाद बना लिए, विच मीन्स कि आपको ये समझ आ गया है, समझ आ गया है। आपने वो क्वेश्चन उठाए, आपने देखा अच्छा ये एंगल है जहाँ से ये सवाल आते हैं। एक रजिस्टर उठा लिया, उस पर आपने लिख दिया चैप्टर नंबर 1, नीचे 2-3 क्वेश्चंस लिख दिए। उसके बाद आपने जो बुक में से चीज़ें पढ़ी थी आपने बिल्कुल प्रिसाइजली वो चीज़ें उस पर लिख दी, कोशिश करें याद करके लिखी हो। फिर आपने थोड़ा बहुत इंटरनेट से देख लिया, वो लिख लिया। ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व हो गया, चैप्टर नंबर 1 भी हमारा सॉल्व हो गया, और साथ साथ हमें चीज़ें याद भी हो गई। अब हमने हफ्ता पूरा जो चीज़ पढ़ी हुई थी, जो 2-3 चैप्टर हमने कंप्लीट किए हुए थे, हफ्ते के एंड पे जो है मैंने सब चीज़ें रख के और ख़ुद कोशिश करना है कि जो भी चीज़ें जो मैंने पढ़ी थी उसके मैं सवाल उठाऊं और उसको सॉल्व कर सकूं। इस तरीके से क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस भी होती जाएगी राइटिंग की, साथ साथ हमारे जो नोट्स जो थे हम देखते जाएंगे कि कौन से नोट्स जो है ना सही बने हैं, कौन से नहीं बने हैं। ये तो मैं आपको बता रही हूँ सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स बनाने हैं। दूसरा हो जाता है करंट अफेयर्स, कि हमने करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाने हैं। आपने रोज़ अखबार को पढ़ना है, ठीक है। अखबार में से जो भी चीज़ आपको लगता है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने वो चीज़ जो है ना कट करके रख देनी है। वो ये होता है कि हमारे ऑलमोस्ट है ना 20 to 25 ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत कॉमन है और जो बहुत बार आते हैं,
जेंडर इक्वलिटी हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, इस किस्म के सब्जेक्ट क्या है बार 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 रिपीट होते हैं। तो ये जो है ना आर्टिकल्स भी रोज़ ही डॉन अखबार में आते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप सिर्फ डॉन पढ़ें, आप कोई भी इंग्लिश अखबार पाकिस्तान की पढ़ सकते हैं, हर अखबार में अच्छे ओपिनियंस आते हैं। मैं आपको डॉन की मिसाल इजीली अवेलेबल है इसलिए दे रही हूँ। आपने वो क्लाइमेट चेंज पे एक हफ्ते में आया, दूसरे हफ्ते आया, तीसरे हफ्ते आया, अब आपने वो कटिंग करके रख लिया था, आपने उसको उस दिन पढ़ा था, फिर आपने उसको जो है ना किसी जर्नल, फजूल जर्नल, राइटिंग जर्नल के नाम से आपने जर्नल ख़रीद किया हुआ था, उस पर वो लिख भी दिया, आपने इसको सेव करके रखा हुआ है। अब ये होगा कि 3-4 महीने में आपके पास बहुत 4 या 6 जो है ना समझें आर्टिकल्स आपके पास हो जाएंगे। आपने वो फिर से पढ़ने हैं, पेपर पास पेपर्स देखने हैं, ये सब कुछ पढ़ के उसकी एक पिरसी बना के जो है ना आपने उसको प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो है ना नोट्स के साथ साथ राइटिंग भी होती जाएगी। इसके अलावा बुक्स आपने ज़रूर पढ़ने हैं, नोट्स जब भी आप बनाएंगे आपने बुक्स पढ़ने हैं, आपने जो है करंट अफेयर्स के जो मैगजीन्स हैं उसको ज़रूर देखना है। वकास ने इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पूछा था। इंग्लिश लिटरेचर थोड़ा सा जो है ना लेंदी है, बट क्योंकि अगर आपने डिग्री ही इंग्लिश लिटरेचर में की हुई है तो फिर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा आसान होना चाहिए। अच्छा, आगे चलते हैं। विच इज़ द बेस्ट फॉर सी एस एस एग्जाम। काशिफ, मैं आपका सवाल एग्जैक्टली समझ नहीं पा रही हूँ कि आप किस चीज़ के लिए पूछ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस के साथ एनवायरमेंटल साइंस एंड ज्योग्राफी कैसा रहेगा? ज्योग्राफी के बारे में मैं आपको कहूँगी कि थोड़ा सा उसकी मार्किंग को देख लें कि पिछले 2 साल से उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। इफ़ यू आर गुड इन एनवायरमेंटल साइंस इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट। वो आपको आपके अगर क्लाइमेट चेंज पर कोई ऐसे वगैरह आ जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। यूनिस ने पूछा है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 कहाँ से कंप्लीट करें? आर का पार्ट 1 तो आपने इस बुक के साथ जो है अहमद सफ्तर आखुन नाम का एक ऑथर है, उसका बहुत ही छोटा सा किताब है इंटरनेशनल रिलेशंस पे। आई एम सॉरी मेरे पास अभी है नहीं, वरना मैं आप लोगों को दिखा देती। यूट्यूब पे मेरी बाय द वे उस पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। ऑलराइट, वो आपने पढ़ना है, वो है आपका पार्ट 1 का कवरेज। पार्ट 2 का कवर क्या होता है? आपने फॉरेन अफेयर्स की मैगजीन को पढ़ना है, और इसके अलावा ये इस किस्म के बुक्स जो है ना आते रहते हैं। कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के नाम से है एम शाहिद का, मोहम्मद इम्तियाज़ शाहिद के नाम से। मेरे पास 105 है, ये थोड़ा सा पुराना किताब है, अभी जो है ना इसकी ज़्यादा जो है आ गए होंगे। ये हर आई बिलीव क्वार्टरली जो है ना ये होता है बुक। इसको आप लोगों ने जो है ना करंट अफेयर्स के लिए यूज़ करना है, इसको एसए के लिए भी यूज़ करना है, और इसको जो है हमने आईआर पार्ट 2 के लिए भी यूज़ करना है। आपने यूनिस अच्छी मार्क्स आप सिर्फ पार्ट 2 में तब ले सकते हैं जब, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि आपने थ्योरीज को जो है ना अप्लाई कैसे करना है। स्टूडेंट पार्ट 2 में क्या करते हैं, सारा करंट अफेयर्स लिख के आ जाते हैं। वो समझ रहे होते हैं कि हमसे चेकर्स जो है ना करंट अफेयर्स के बारे में पूछ रहा है तो हमने सारा करंट अफेयर्स लिखना है। बेटा, अगर उन्होंने करंट अफेयर्स ही के बारे में आपसे पूछना होता तो वो फिर आईआर पार्ट 2 नहीं बनाते। वो आपको कह रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को, इंटरनेशनल थ्योरीज अप्लाई करके हमें बताएं कि आईआर की जो करंट अफेयर्स हैं वो कैसे चल रहे हैं। बस एनवायरमेंटल साइंस के बारे में पूछा जा रहा है। एनवायरमेंटल साइंस इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट, बट देन अगेन इट्स अ वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट। अगर एनवायरमेंटल साइंस की अच्छी थ्योरीज आपके पास नहीं, आपने सही से नहीं पढ़ा हुआ, उनको नहीं समझा हुआ, तो फिर आपको मसला हो जाएगा। मेरा यूट्यूब जो है उसका उसके बारे में जो है ये है कि रिदा टालपुर लिखें तो आ जाएगा। वैसे अयाज़ अली ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब चैनल है। बेसिकली मैं किसी और टीचर के साथ जो है काम करती हूँ। बेटा, किसी ने डोनेटिंग असेंशियल से पूछा, इंटरनेशनल रिलेशन इज़ अ वेरी लेंदी सब्जेक्ट, हाउ टू समराइज इट? इट्स नॉट लेंदी एट ऑल, ट्रस्ट मी। आई बिलीव कि आप लोग या तो बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको पढ़ रहे हैं या फिर आप उसको समझ के नहीं पढ़ रहे हैं। आपको सिर्फ थ्योरीज को कवर अप करना होता है। वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, 2 हो गया, कोल्ड वॉर के बीच में कौन सी थ्योरीज आई थी उसको कवर अप करना होता है। कुल मिला के कोई 15-20 थ्योरीज हैं और 6 से 7 बड़े इवेंट्स हैं जिसको हमने याद करना है, और इंटरनेशनल रिलेशन इज कवर्ड अप। हाउ टू मेक आउटलाइन ऑफ ए स्पेसिफिक टॉपिक, लेट से मैंने बनानी है इंटरनेशनल रिलेशन के कोल्ड वॉर की। कोल्ड वॉर में हमने क्या लिखना है? पहले इंट्रोडक्शन लिखना है,
फिर हमने जो है ना लिखना है कि कोल्ड वॉर स्टार्ट कैसे हुई थी, ठीक है। उसके बाद उस कोल्ड वॉर स्टार्ट होने के नीचे मैंने मेन पॉइंट्स जो है ना लिख लेने होते हैं कि लेट से कैसे स्टार्ट हुआ था कि भाई जापान पे जब हमला कर दिया गया था उस वक्त जो है यूएसएसआर जो है वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गया था। तो समहाउ दिस वाज द स्टार्ट ऑफ कोल्ड वॉर, जिसमें जो है ना अब जंग ख़त्म हो गई थी, हमने आमने सामने लड़ना बंद कर दिया था। हम क्या कर रहे थे, प्रॉक्सीज कर रहे थे, हम एक दूसरे को धमकियां दे रहे थे, फिर हमारी डिटेंटी होती है, फिर हमारी डेटरेंस कायम होती है। तो इस तरीके से बेसिकली आउटलाइन का मतलब होता है आप स्पेसिफिकली चेकर को ये बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस जवाब में या इस ऐसे में मौजूद हैं। आउटलाइन हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे की बनाते हैं और किसी भी चीज़ की नहीं बनाते। अली फ़ेरोज़ नहीं, मेरे यूट्यूब का नाम रिदा टालपुर नहीं है। रिदा टालपुर सर्च करेंगे तो वो यूट्यूब चैनल आ जाएगा। यूट्यूब चैनल का नाम अयाज़ अली ऑफिशियल है। अच्छा, हुरिया कह रही हैं कि प्लीज़ शेयर द नेम ऑफ दिस बुक। दिस इज़ वर्ल्ड पॉलिटिक्स बाय कैगली, ठीक है। अच्छा, और सवाल है कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो कैसे यूज़फुल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। इसको स्टूडेंट्स सिर्फ इसलिए मुश्किल समझ लेते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि इसको हमने अप्लाई कैसे करना है। सबसे ज़्यादा मुश्किल स्टूडेंट्स को इस बात पे आती है कि हमें थ्योरीज ही समझ नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ से थ्योरीज आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं और उसको अप्लाई कैसे करना है। मैं आपको छोटा सा मिसाल जो है ना रियलिज्म की थ्योरी का देती हूँ कि रियलिज्म क्या है। रियलिज्म की थ्योरी जो है वो जब इंटरनेशनल रिलेशन की सबसे पुरानी थ्योरी है। वो इसलिए क्योंकि रियलिज्म की जो थ्योरी है वो क्या कहती है, वो कहती है कि भाई जो इंसान की नेचर है ना वो सेल्फिश नेचर है। इंसान हमेशा चाहता है कि वो अपना फ़ायदा देखे, उस फ़ायदे को देखने के लिए वो हमेशा पावर को ग्रैब करता है। फिर रियलिज्म कहता है कि ये जो सारी दुनिया है वो एनार्की पे चल रही है। एनार्की का मतलब क्या होता है कि ऊपर से यानी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। देखिए, पाकिस्तान को कोई भी मजबूर नहीं कर सकता कि आप ये लॉ जो है ना अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट कर दें। नीदर हम इंडिया को कर सकते हैं, नीदर हम जो है ना बांग्लादेश को कर सकते हैं। तो देर इज़ नो सेंट्रल अथॉरिटी, यानी आपको वॉलंटियरली यूएन बता तो सकता है लेकिन आप पे क्या है कि प्रेशराइज आपको नहीं कर सकता। लेट्स से अगर यूनाइटेड नेशंस जो है ना सॉरी यूएस जो है वो किसी किस्म का रूल लाता है कि शराब पीना इज़ अलाउड एवरीवेयर, तो वो अपने कंट्री में तो कर सकता है लेकिन वो पाकिस्तान को या किसी और मुल्क को फोर्स नहीं कर सकता। तो रियलिज्म की थ्योरी कहती है कि बेसिकली अनार्की है दुनिया में। तो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रियलिज्म इज के दिस वर्ल्ड इज इन अनार्की। द सेकंड इज के ह्यूमन नेचर इज व्हाट सेल्फिश। द थर्ड इज के द होल इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड पावर। फोर्थ इज जब सब कुछ पावर पे है, एनार्की पे है, तो सारी जो स्टेट्स हैं वो कहाँ जा रही हैं, वो जा रही हैं सेल्फ हेल्प की तरफ। क्योंकि रियलिज्म पहले मसला बता रहा है फिर उसका सॉल्यूशन बता रहा है। वो सॉल्यूशन क्या बता रहा है, कह रहा है कि पहला पहला आपका जो है ना सॉल्यूशन ये है कि आपको सर्वाइव करना है। ये फोर्थ पॉइंट हो जाती है कि जो आया सॉरी रियलिज्म कहता है कि सर्वाइविंग जो है ना हमारा सबसे मेजर जो है ना काम है। उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने करना है सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प के मतलब है कि खुद ही जो है ना आप अपना पावर बढ़ाते जाएं। अब उसके बाद वो कहता है कि अगर ये सब करने के बावजूद अगर लेट से कि जो है ना जंग हो जाती है या कोई एक मुल्क जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, तो रियलिज्म कहता है जब एक मुल्क ज़्यादा पावरफुल हो जाता है तो क्या हो जाता है, हमारे यहाँ सिक्योरिटी डिलेमा कायम हो जाता है। जब हमारे यहाँ सिक्योरिटी डिलेमा कायम होता है तो फिर से सब लोगों को टेंशन हो जाती है कि भाई एक ज़्यादा पावरफुल हो गया है तो जो है ना दूसरा क्या करेगा। तो फिर अब क्या होगा कि फिर से जो है ना सब लोग जो है ना आर्म्स कन्फ्लिक्ट की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब उस आर्म कन्फ्लिक्ट के लिए भी आईआर क्या कहता है, सॉरी रियलिज्म क्या कहता है, वो कहता है कि भाई जब जो है ना एक कंट्री बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए और दूसरे जो हैं वो इनसिक्योर हो जाएं तो फिर जो है ना आप क्या करेंगे, आप जाएंगे बैलेंस ऑफ पावर की तरफ। बैलेंस ऑफ पावर क्या है, दो तीन स्टेट्स मिलके जो हैं एक जो हेजमन कंट्री है उसको जो है बैलेंस कर रही होती हैं। अच्छा, जब आप लोग इनरोल करते हैं आईआर की क्लास में तो आपको जो है ना जो टीचर होते हैं वो हर चीज़ पर ज़्यादा डिटेल में बता सकते हैं। जैसे बैलेंस ऑफ पावर हो गया तो बैलेंस ऑफ पावर के भी बहुत ज़्यादा जो है ना टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। फिर उसमें ये होता है कि बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट कैसे होता है, बैलेंस ऑफ पावर काम कर भी सकता है नहीं कर सकता, वो पास्ट में कैसे हुआ था। सही। अच्छा,
हुरिया, ऑफ कोर्स यू कैन enroll फॉर द प्रिपरेशन। तो हमारी एकेडमी के साथ जो है आप एनरोल कर सकती हैं, और यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे, इसके अलावा जो है ऑनलाइन आपकी असेसमेंट जो है ना होगी। हुरिया कह रही है कि इज़ इट नेसेसरी टू रीड ऑल द बुक्स और वी कैन जस्ट प्रिपेयर टॉपिक वाइज? वी हैव टू प्रिपेयर टॉपिक वाइज, ओके। हर किताब में 3 या 4 चीज़ें होंगी जो आपको अच्छी लगेंगी, जो आपको पढ़नी है। पूरा किताब तो कोई भी किताब आपके किसी भी काम का नहीं होगा। इवन जो मैं आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स बता रही हूँ, इसमें भी 6 से 7 ऐसे क्या कहते हैं कि चैप्टर्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम देम वो कोई किसी इतने ज़्यादा हमारे काम के नहीं है, तो वो हमने पढ़ने भी नहीं है, वो हमने स्किप कर देने हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो चीज़ हमें अवेलेबल लेट से बुक में नहीं होती, तो फिर उसके लिए हम जो है आईआर के ऑनलाइन जो है रिसोर्सेज हो गए, ऑनलाइन वेबसाइट्स हो गई, एकेडमी के नोट्स हो गए, टीचर्स के नोट्स हो गए, उसके जो है ना थ्रू हम इसको कवर अप करते हैं। बेसिकली अगर आपने नोट्स भी यूज़ करने हैं तो अच्छे टीचर्स की जो है ना यूज़ करें, जो खुद जो है ना नोट्स बनाते हैं। उससे ये होता है हमारा टाइम बेसिकली जो है ना बच जाता है। वो लोग जैसे मैंने जो है जेंडर स्टडीज़ के नोट्स बनाए, तो आई हैड टू स्टडी ऑलमोस्ट 50 to 60 रिसर्च पेपर्स टू मेक दोज नोट्स। तो अब वो 60 पेपर्स जो है ना मैंने पढ़ के नोट्स बनाए, और वो मैं आप सब लोगों को दे दूंगी, तो आपको वो 60 पढ़ने के बजाय सिर्फ नोट्स पढ़ने होंगे। कृषि और कंपोजिशन में लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि हम लोग कृषि अच्छे तरीके से कर नहीं पा रहे होते हैं। वो हमसे प्रिसाइजली कोई चीज़ पूछ रहे होते हैं, कॉम्प्रीहेंशन में वो हमारी इंग्लिश चेक कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर उनको रूल्स अच्छे तरीके से इंग्लिश के पढ़े नहीं हुए होते हैं। तो इसी वजह से जो है ना बच्चे फेल हो जाते हैं। अच्छा, आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा ही सही लेकिन रियलिज्म के बारे में समझ आ गई होगी कि रियलिज्म हम जो है वो कैसे स्टडी कर सकते हैं। महक, आप मेरा नंबर जो है वो मैसेज करके पूछ सकती हैं। वैसे तो हाँ, करंट अफेयर्स और आईआर में सबसे बड़ा फ़र्क ही यही है कि हम आईआर पार्ट 2 में आईआर की थ्योरीज़ के जो है ना पर्सपेक्टिव में जवाब देते हैं, जबकि करंट अफेयर्स में हम कॉमन नॉलेज शेयर करते हैं। दैट्स इट। करंट अफेयर्स में अगर आपको पूछा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो है वो किन रीजंस पे हो सकती है, तो उसमें हम सिर्फ वो रीजंस बताएंगे कि पानी पे हो सकती है, या जो है ना हम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए उस पे हो सकती है, ट्रेड पे हो सकती है, कश्मीर पे हो सकती है, सियाचिन पे हो सकती है, कारगिल फिर से जो है ना कारगिल वॉर जैसी कोई वॉर हम दोनों के बीच में हो सकती है, या इंडिया मुसलसल जो हम पे साइबर अटैक्स कर रहा है वो हमें वॉर की तरफ लेकर जा सकता है। करंट अफेयर्स में हमने सिर्फ ये लिखना है। आईआर में हमने लिखना है कि लिबरलिज्म के थ्रू हमने लिखना है कि भाई लिबरलिज्म के पर्सपेक्टिव में जो है ना कैसे जंग हो सकती है। वो इंस्टीट्यूशंस की बातों को नहीं मान रहे हैं, वो हमारे साथ ट्रेड में जो है ना नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हम वॉर की तरफ चले जा सकते हैं, हमारी नेगोशिएशन उनसे मुसलसल फेल हो रही हैं। उनके यहाँ डेमोक्रेटिक जो लीडर्स हैं वो डेमोक्रेटिक के बजाय जो है ना लेट्स से रियलिस्ट बन गए हैं, उसकी वजह से जो है हमारी तरफ जंग हो सकती है। फिर हम लेवल ऑफ एनालिसिस देंगे उस सवाल में कि भाई फर्स्ट लेवल क्या है, इंडिविजुअल जो है इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पे अगर कोई ऐसा लीडर आ जाता है जो वो जैसे मोदी हो गया कि वो नेगोशिएशन की तरफ जाना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ जंग की तरफ जाना चाहता है। फिर हम स्टेट लेवल पे कहेंगे कि इंडिया खुद को बचाने के लिए, इंडिया जो अपने स्टेट के जो, जैसे आप सब लोगों को पता होगा कि असल में मोदी ने जो है वो कश्मीर पे जो जो भी कश्मीर के साथ किया वो इसलिए किया था क्योंकि मुसलसल उसके करप्शन के जो हैं केसेस खुल रहे थे। तो जस्ट जो है ना लोगों का ध्यान जो है वहाँ से हटाने के लिए उसने जो है ना कश्मीर को अनेक्स कर लिया था, ताकि जो मीडिया है वो कश्मीर की तरफ और पाकिस्तान की तरफ उनका नेशनल मीडिया डाइवर्ट हो जाए, और मोदी की करप्शन वाले जो केसेस हैं उन पे बेसिकली कोई बात ना करे। तो स्टेट लेवल पे हम इस किस्म के रीजंस दे सकते हैं, इसी तरीके से हम इंटरनेशनल लेवल पे रीजंस दे सकते हैं। तो करंट अफेयर्स में और आईआर में ये जो है ना फ़र्क हो जाएगा। मैंने महविश और तुफैल आई बिलीव दोनों के सवालों का जवाब दे दिया कि कैसे जो है ना हम थ्योरीज को कर सकते हैं। आईआर में 2 चीज़ें होती हैं, एक है आईआर पर्सपेक्टिव्स और दूसरा होता है लेवल ऑफ एनालिसिस। समटाइम्स हम किसी एक सवाल में हम लेवल ऑफ एनालिसिस दे रहे होते हैं, किसी में हम थ्योरीज दे रहे होते हैं। आईआर को हमने स्टार्ट कहाँ से करना होता है?
सबसे पहला जो पॉइंट है जो आईआर के लिए, हम लोगों ने उसका सिलेबस चेक करना है, उसके पास पेपर्स को चेक करना है। हमने एक लिस्ट बनानी है कि कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, हमने उसके जो है ना जो लेट्स से फर्स्ट जो टॉपिक था, व्हाट इज़ आईआर एंड हिस्ट्री ऑफ आईआर एंड डेवलपमेंट ऑफ आईआर, उसके बारे में हमने बुक से जो है उसको स्टडी करना स्टार्ट करना है। हमने फर्स्ट चैप्टर सुना, उसके बाद आप जो है ना आपके जो टीचर्स हैं उनका आपने लेक्चर सुना। वैसे तो उन्होंने ही आपको बहुत हद तक जो है ना समझा दिया होगा। फिर आप घर आए, आपने जो है ना लेट्स से बुक पढ़ा और वहाँ से भी नोट्स बना के आए, बुक्स में से भी नोट बना लिया। तो ये क्या हो गया, उसके बाद हमने फिर से सवाल को देखा, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की, टीचर को दिखाया, टीचर कहता है हाँ भाई सही है। सही नहीं है तो क्या हुआ, फिर से हमने कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर देनी है, फिर से वो सवाल अटेम्प्ट करना है। तो इससे क्या हो गया, हमें समझ भी आ गया, हमारे साथ साथ वो नोट्स भी बन गए। ठीक है। जो टेस्ट वगैरह आप लोग दे रहे होते हैं उनको आपको कभी भी थ्रो नहीं करना होता है, वो आपके लास्ट मिनट नोट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स कभी भी साथ नहीं रखते हैं। टीचर्स के नोट्स यानी क्लास के नोट्स, आपके अपने बनाए हुए नोट्स, आपके दिए हुए टेस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि आप अपने साथ रखें। वो आपकी प्योर जो है ना समझ होती है जो आप पेपर पे उतार रहे होते हैं। कन्फ्लिक्ट चैप्टर नंबर 7 है बेसिकली, फातिमा अप्रोचेस टू पीस की जो है ना तरफ ही कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म यही है कि जो है ना हमने कन्फ्लिक्ट को कैसे ख़त्म करना है, हमने इसको कैसे जो है ना पीस की तरफ ले जाना है। बेसिकली मेरा तो लेक्चर नंबर 7 या 8 होता है और बुक में भी आई बिलीव कि 7 या 8 नंबर ही चैप्टर है जिसमें जो है हम रोड टू पीस की तरफ जाते हैं, जिसमें नेगोशिएशन हो गया, जिसमें डिप्लोमेसी हो गई, जिसमें यूएन का रोल हो गया। तो इस तरीके से जो है ना बेसिकली एग्जामिनर आपसे पूछ रहा होता है। सीपे को हमने आईआर की थ्योरी में कैसे लिखना है, सीपे को हमने लिबरलिज्म के जो है ना पर्सपेक्टिव में लेकर जाना है कि लिबरलिज्म क्या कहता है कि को इंडिपेंडेंस क्रिएट करें, ट्रेड की तरफ जाएं, लिबरलिज्म की तरफ जाएं, डेमोक्रेसी की तरफ जाएं। सीपे बेसिकली सारा इकोनॉमी पे है, ट्रेड पे है, तो वो सारा का सारा लिबरलिज्म में आ जाता है। क्रिटिकल एनालिसिस बेसिकली अली फेरोज ये होता है कि एग्जामिनर चाह रहा होता है कि वो देखे कि आपने पूरे सब्जेक्ट को कैसे समझा है, आप उसको क्रिटिकली एनालाइज कैसे कर रहे हैं, अपने जहन से जो कमेंट्स आप पास कर रहे हैं इस टॉपिक पे, उस मसले पे, वो आपकी क्रिटिकल एनालिसिस होता है। जिसमें आप कहते हैं कि भाई लेट्स से आप कहते हैं कि सीपेक जो है वो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है जो आप क्रिटिकल एनालिसिस में, ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग टू राइट दैट दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन। आपने क्रिटिकल एनालिसिस को जिस तरीके से स्टार्ट करना होता है कि भाई जो सिनेरियोज आपने ऊपर दिए हुए होते हैं उसके नीचे फिर आप जो है ना लिखते हैं कि क्यों जो है ना ये चीज़ें अच्छी हैं। तो आपने सीपे के लिए लिखा कि भाई पाकिस्तान को अच्छा टैक्स वसूल हो रहा है, पाकिस्तान की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी पे काम हुआ है, हमारे एग्रीकल्चर पे काम हुआ है। फिर आपने उसके 2-3 मिसाल्स भी उसके अंदर दे देने हैं। तो उससे क्या हुआ कि आपने क्रिटिकली प्रूव कर दिया एनालाइज करके कि आपकी नज़र में क्यों ये बेहतर था कि सीपेक हमारे लिए अच्छा होता है। थ्योरीज ऑफ आईआर जो है वो आप जब रियलिज्म को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा थ्योरीज जो हैं आईआर के अलावा, अगर आपने आईआर को गौर से पढ़ा हुआ हो तो इंसर्जेंसी टेररिज्म इटसेल्फ इज अ टॉपिक। तो उसमें वो ऑलरेडी खुद जो है ना कवर हो जाता है, उसमें हमने थ्योरीज को देना नहीं होता है बेसिकली। अच्छा, नासिर कह रहा है हाउ टू रीड डॉन। डॉन को हमने कैसे पढ़ना होता है, हमने जो स्टार्ट वाले बच्चे होते हैं जो बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट करें सीएसएस को, उन लोगों को तो आप सब लोगों को पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि मुल्क में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। 2 महीने तक आप जब वो पढ़ते हैं तो उसके बाद जो है ना फिर आपने सिर्फ बीच का जो पेपर होता है जिसमें आपके ओपिनियंस और आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं, फिर आपने सिर्फ वो पढ़ने होते हैं। और पीछे जो इंटरनेशनल पेजेस होते हैं जिसमें आप इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन सी चीज़ें हो रही होती हैं उसको पढ़ना होता है। देन अगेन जब आप डॉन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आराम आराम से आपको समझ आ जाता है कि कौन सी चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी हैं। लेट्स से अगर पूरी आपने अखबार में देखा है कि आज जो है ना आपने जो आईआर
आईआर हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इस्लामियत, किसी से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट कोई बात ही नहीं आई है, तो फिर हमने उस दिन के अखबार को स्किप कर देना होता है, उसको इतना ज़्यादा गौर से फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। मोहम्मद यूसुफ, आपने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस और आईआर में कौन सा स्कोरिंग सब्जेक्ट है? बेटा, जिसमें आप मेहनत करेंगे और जिसमें जितना अच्छा एनालाइज करेंगे आपके लिए वो जो है ना स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। आईआर में आजकल बच्चों के मार्क्स थोड़े से कम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उसमें हम जो पार्ट 2 है उसको हम समझ नहीं पा रहे होते हैं, हम मेन चीज़ें जो हैं वो सारी मिस आउट कर जाते हैं, हमने उसमें जो लेवल ऑफ एनालिसिस देना होता है वो नहीं दे रहे होते हैं, हम जो है आईआर की थ्योरीज जो है वो नहीं कर रहे होते हैं। हाउ क्लाइमेट चेंज क्वेश्चन फिट इन आईआर? फरहानुल्लाह, अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है जिसमें क्लाइमेट चेंज पे कोई सवाल आया हुआ है तो वो मुझे बताएं। और कोशिश करें कि अपने जो स्टूडेंट जब भी सीएसएस की तैयारी स्टार्ट करें अपने दिमाग से सवाल नहीं बनाएं, पास्ट पेपर्स को ही जो है ना आप लोग प्रैक्टिस करें। सब पास्ट पेपर से ही चीज़ें आती हैं, थोड़ा बहुत वो जो है ना लफ्ज़ों को चेंज कर रहे होते हैं, पूछ आपसे वही चीज़ रहे होते हैं। गेम थ्योरी जो है वो आईआर का ही जो है ना, सॉरी, रियलिज्म का ही एक पार्ट है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है ना गेम थ्योरी होती है, जिसमें एक प्रिजनर्स डायलेमा होता है। प्रिजनर्स डायलेमा पे मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो बनाई हुई है, उसको आप ज़रा चेक करें। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट जार्गन्स होते हैं जो हमने आईआर में यूज़ करने होते हैं, वही हमें करंट अफेयर्स से जो है ना डिफरेंट कर रहा होता है। जैसे हेज मनी हो गया, सिक्योरिटी डायलेमा हो गया। सिक्योरिटी डायलेमा क्या होता है कि लेट से एक कंट्री जो है, दो कंट्री हैं जो एक दूसरे की रेस में जा रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया है, वो हमेशा एक दूसरे को जो है ना एक दूसरे की रेस में जा रहे हैं। अब ये हुआ कि इंडिया ने ना कोई डील साइन कर ली अमेरिका के साथ, यूएस के साथ, वो उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया। उसमें उसको जो है ना जो चीज़ें अमेरिका अब उसको प्रोवाइड कर रहा है वो हमारे पास नहीं है। इससे क्या हुआ कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो गई कंपेयर टू इंडिया। ये हो गया हमारे यहाँ सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट, यानी उनकी सिक्योरिटी का लेवल, उनके पावर जब वो बढ़ेगा तो हम लोगों को जो उससे नुकसान होगा, वो जो हमें इनसिक्योरिटी होगी वो सिक्योरिटी डिलेमा होता है। हेजमनी हो गया, नेशन स्टेट हो गया, सिक्योरिटी डिलेमा हो गया, डेटरेंस हो गया। ये कुछ ऐसे जार्गन्स होते हैं आईआर के जो आप लोगों को आईआर के पेपर में यूज़ करने होते हैं एनी हाउ। नासिर, मैंने इस सवाल का जवाब पहले भी दिया है कि इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स कैसे करनी है। रोज़ आपने डॉन पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। वैसे तो आप जो है ना कोशिश करें कि 4-5 सब्जेक्ट जो बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं, बेटा आई डोंट थिंक दिस रियली वर्क्स। पर्सनली इफ़ यू आस्क मी, मैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 3, वैसे तो 2 सब्जेक्ट ही पर डे पढ़ती थी, और पूरा महीने या 20 डेज़ का मैं एक स्केड्यूल बनाती थी, 20 डेज़ में इसको ख़त्म कर देना है। आपने आईआर का उठाया, या लेट से आप ओवरऑल इम्प्रूव कर रहे हैं, डॉन उठाई, डॉन में आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, आपको बात समझ आ गई, आपने वो आर्टिकल जो है उसको फिर से एक बार पढ़ा, अब आपने उसको साइड में रख लिया, पेन उठाएं, जर्नल उठाएं, लिखते जाएं, यू डोंट हैव टू स्टॉप, ओके। आपने उसको कंप्लीट करना है, जो भी आपको जहाँ तक समझ आ रहा है आपने वो लिखा, फिर आपने वो उसको पढ़ा, अच्छा अच्छा सही है सही है सही है, अच्छा ये तो चीज़ मैंने लिखी नहीं, आपने फिर से एक बार जो है ना उसको आर्टिकल को रीड दिया, उसके बाद सेकंड टाइम पे देन अगेन आपने जो है ना वो चीज़ लिखनी है। अब आपने रोज़ जो है ना इस किस्म की प्रैक्टिस करनी है फॉर आवर एंड 2 आई बिलीव। अगर 1 घंटा मुसलसल आप लिखते हैं और अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 महीने से दूसरे महीने तक, मतलब वो जो आपने फर्स्ट टाइम जो जर्नल पे लिखा हुआ था वर्सेस जो आपने अब जो है ना महीने के बाद लिखा हुआ होगा, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। फरहान, अगर आप क्वेश्चन को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो मैं आपको थोड़ा सा उसको ज़्यादा सही से समझा सकूँगी। नेमतुल्लाह, मेरे नोट्स जो हैं बेसिकली आईआर पे तो मेरी जो स्लाइड्स हैं मैं सिर्फ उसी की जो है ना कॉपीज़ देती हूँ स्टूडेंट्स को, और वो मैं जो है प्रिंट वर्जन मेरे अवेलेबल हैं एकेडमीज़ के साथ, तो वो आप ख़रीद सकते हैं। मैं उनको लास्ट मिनट्स नोट्स कहती हूँ, यानी आप जो है ना पेपर से समझे 1-2 दिन पहले आप उसको पढ़ते हैं ताकि सिर्फ आपको रिवीजन हो जाए कि इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक में मुझे ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं।
अच्छा, महक कह रही है कि मैंने पीएमएस का एग्ज़ाम अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था। बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अब मैं पीछे देखती हूँ तो मुझे वो थोड़ा सा अपने बाकी जो मेरे फ्रेंड्स थे जो नहीं हो सके सक्सेसफुल, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट बनाती है। एक तो ये था कि मैं जो है ना रोज़ जो चीज़ें बना मैं रोज़ जो है ना लाइब्रेरी जाती थी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जब लाइब्रेरी जाती थी तो मैं मेक श्योर करती थी कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई में दूँ, दोस्तियों में मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूँ। जो लड़के हमेशा बाहर बैठ के चाय वाय पी रहे होते हैं मैं वो ना करूं, और मैं अच्छे से अच्छे किताब जो है ना वो पढ़ने की कोशिश करती थी। इवन मुझे जो अपने हैदराबाद वाली लाइब्रेरी का स्टाफ था उन्होंने कहा था कि जितने किताब आपने निकलवाए हैं आपने पढ़े हैं, वी आर सो हैप्पी और ग्लैड के इतने किसी ने भी नहीं पढ़े होंगे। सो बेसिकली मैं जो है ना डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को पढ़ती रहती थी, फिर उससे जो है ना मैंने थोड़े बहुत नोट्स बनाती रहती थी कि अच्छा इसमें ये लिखा हुआ, अच्छा इसमें ये लिखा हुआ है। और इसके अलावा ये कि मैंने राइटिंग की बहुत प्रैक्टिस की। मैंने अपने पीएमएस के एग्ज़ाम के लिए तकरीबन 40 to 50 जो है ना आउटलाइंस बनाई थी। क्योंकि हमें जो पीएमएस का हमारा एग्ज़ाम था उसमें एक मसला ये था कि हमें सिर्फ 40 डेज़ दिए गए थे, और 40 डेज़ में हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर अप करनी थी। मुझे मेरा मसला ये भी था कि मुझे इस्लामिक हिस्ट्री को कवर अप करना था, मुझे जर्नलिज्म को भी कवर अप करना था, क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट थे पीएमएस के बेसिकली उस टाइम डिफरेंट थे वर्सेस जो अब हुए हैं। तो मैं रोज़ दिन में 2 से 4 जो है ना आउटलाइंस बनाती थी। आउटलाइंस मैंने बहुत बनाए, मैंने इंट्रोडक्शंस बहुत लिखे, और इसके अलावा मैंने नोट्स जो जो भी मैंने नोट्स बनाए उनको मैंने बार बार लिखा। मैंने सारे नोट्स खुद बनाए और मैंने सारे के सारे नोट्स जो है ना खुद लिखे। तो लिखना ही वो चीज़ थी जिसने मुझे दूसरों से डिफरेंट किया। अब देखें, फरहानुल्लाह जैसे कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का उन्होंने कहा है मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी फेस्ट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मल्टीपल डायमेंशन ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में जो है ना पहले हमने ये देखना होता है कि सिक्योरिटी पे क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो क्लाइमेट चेंज है उसका कोई बॉर्डर नहीं है, ठीक है। वो कहीं से भी जो है ना पाकिस्तान जो है वो 1% से भी कम जो है ना क्या कहता है एमिशन कर रहा है, लेकिन हम क्या है 7th नंबर मोस्ट इफेक्टेड जो है कंट्री हो गए हैं क्लाइमेट में। हालांकि हमारी कोई गलती नहीं है, बावजूद इसके हमें सज़ा मिल रही है। तो हमारी सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट इस तरीके से पड़ सकते हैं कि हमारा फूड शॉर्टेज होगी, वाटर शॉर्टेज होगी। जब फूड शॉर्टेज होगी तो उससे भी हमारे रिसोर्स कन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, हमारे एग्रीकल्चर पे जब इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जब इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो क्या होगा कि हमारी इंटरनल वॉर स्टार्ट हो जाएगी। जब हमें वाटर शॉर्टेज होगी तो हमारे जो हमारे नेबर्स हैं जिनके साथ हमारे ट्रीटीज़ हैं, हो सकता है उनके साथ भी वही मसला है, हमारे साथ भी हर कोई चाह रहा है कि वो अपने लिए पानी रखे। इससे क्या होगा, इससे जंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अगर इंडिया और हमारे बीच जो है ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और पानी बहुत अभी जो है उससे भी कम हो जाए, इंडिया क्या करे डैम बनाना स्टार्ट कर दे, और हम जो है वर्ल्ड बैंक की तरफ जाते हैं, हम उनको कहते हैं कि भाई ये तो जो है ना हमारी इंडस वाटर ट्रीटी की जो है ना हमारे ट्रीटी को मान ही नहीं रहे, ये लोग हमारा पानी मुसलसल लेते जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक जो है, लेट मैं एक सपोज कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी फ्यूचर की बात की है पर अभी की बात नहीं की। तो ये है कि वर्ल्ड बैंक भी फेल हो जाता है, वो इंडिया को कहता है, लेकिन अब थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव में हमने ये पर्सपेक्टिव देना है कि लेट्स से क्योंकि रिसोर्सेज की कमी होगी तो पावर ग्रेबिंग ज़्यादा हो जाएगी, और ख़ुद ये रिसोर्स जो है एज अ पावर उसको यूज़ कर सकते हैं। इंडिया अगर हमारी बात नहीं मान रहा, हम जंग की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा कि जंग जो है वो एनी हाउ जो है ना जंग लग जाएगी। तो बेसिकली जो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपसे फरहान पूछ रहा है वो इस किस्म की जो है ना चीज़ें पूछ रहा है। फिर हम उससे लिबरलिज्म में बताएंगे कि लिबरलिज्म में जो है ना डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी, हमारा ट्रेड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम हो जाएंगे हमारे। तो ओवरऑल जो है ना पूरी की पूरी जो दुनिया है वो जंग की तरफ चली जाएगी अगर हमने क्लाइमेट चेंज को सीरियस नहीं लिया तो। वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यूसुफ मैंने पहले बताया, वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है उसको पढ़ें, उसमें बहुत अच्छे तरीके से जो है उन्होंने बताया है। इसके अलावा सरफराज आखुंद का जो किताब है, छोटा सा किताब है, उसको आपने पहले बेसिक एज अ बेसिक स्टडी जो है ना थोड़ा बहुत पढ़ लें। उसने थोड़ा आसान लफ्ज़ों में जो है ना चीज़ें बताई हुई हैं, वो आसान लफ्ज़ों वाली चीज़ों को फिर हमने डिटेल में खुद ही जो है ना आगे पढ़ना होता है। मेरे नोट्स जो हैं, हाँ मेरे नोट्स आपको मिल सकते हैं। मैं होपफुली बहुत ही जल्द जो है उसकी लिंक्स रखूँगी जिस जहाँ से जो है आप उनको परचेज़ कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि मैं उनको ऑनलाइन शेयर क्यों नहीं कर सकती, तो मैं उनको ऑनलाइन शेयर इसलिए नहीं कर सकती कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आपने ऑनलाइन बच्चों के साथ शेयर किया, उन्होंने कहीं और फिर ये होता है कि आपकी जो मेहनत की हुई चीज़ है वो कुछ वक्त के बाद कोई और जो है ना पब्लिशिंग हाउस जो है अपने नाम पे पब्लिश कर रहा होता है। तो ये एक तरीके से, हालांकि मुझे नोट्स जो है ना उसमें कोई रॉयल्टी वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगी, मैंने सिर्फ अकेडमी को दे देने हैं, वो आपको जो है ना कॉपी करा के देंगे, लेकिन बावजूद इसके एटलीस्ट ये होगा कि कोई और मेरी मेहनत को कॉपी नहीं कर रहा होगा। उसमें ऐसे होगी, मेहरान ने जैसे क्लाइमेट का पूछा है तो हम रियलिज्म की तरफ जाएंगे कि भाई जब रिसोर्सेज, क्योंकि रियलिज्म क्या कह रहा है कि सारी दुनिया जो है वो पावर ग्रेबिंग की जो है ना इर्द गिर्द घूम रही है। पावर क्या है? रिसोर्स है। हर कोई अपना नेशनल इंटरेस्ट बचाने के लिए जो है ना अपना नेशनल पावर यूज़ करेगा, और वो नेशनल पावर फिर जो है ना अगर उसका वाटर हुआ तो वो वाटर को यूज़ करेगा, वो वाटर दूसरे कंट्री से रोक लेगा। इस तरीके से जो है ना आईआर क्या कह रहा है कि अगर क्लाइमेट को कंट्रोल ना किया गया तो क्या हो जाएगा? जंग हो जाएगा। लिबरलिज्म कह रहा है कि भाई जो मसला है क्लाइमेट का उसको हमने जो है थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना उसको रिजॉल्व करना है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशंस फेल हो जाएंगी तो क्या होगा? जंग होगी। कंस्ट्रक्टिविज्म कह रहा है कि जो पावरफुल कंट्रीज हैं उन लोगों ने जो है ना जो ये जो है ना सोशली कंस्ट्रक्ट कर रखा है कि जो ना जो गरीब ममालिक हैं सिर्फ उनको ही जो है ना पैसे भरने चाहिए, बल्कि जो है ना दोनों मुल्कों को भरने चाहिए। और जो है ना हमें क्या करना चाहिए? हमें जाना चाहिए जो है सिक्योरिटी और पीस की तरफ। मार्क्सिज्म जो है वो क्या कह रहा है? मार्क्सिज्म का पर्सपेक्टिव कह रहा है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ये जो है ना कैपिटलिज्म की वजह से क्रिएट हुआ है। कैपिटलिज्म को ख़त्म कर दिया जाए, कैपिटलिज्म को कंट्रोल कर दिया जाए। जो कंट्रीज सफ़र कर रहे हैं उनको, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं वो फाइन्स दें, वो उनको जो है ना जुर्माने भर के दें, तो क्लाइमेट चेंज का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। फेमिनिज्म कह रहा है कि ये जो क्लाइमेट चेंज का पूरा आईआर में जो क्लाइमेट चेंज है उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना औरतें जो हैं वो इम्पेक्ट हो रही हैं, और ऑल टुगेदर पॉलिसी मेकिंग में औरतें मिसिंग हैं। औरतों की मिसिंग होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो है ना नुकसान भी हम लोगों को हो रहा है, और हमें ही पॉलिसी मेकिंग में नहीं ऐड किया जा रहा। हमें आप ऐड कर दें, हम लोग जो है क्लाइमेट चेंज को अच्छे तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। नासिर में जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं उसके बारे में मैं इंशाल्लाह मेरी अपनी जो आईडी है मैं उससे डिस्कस करूँगी। मैं लिंक्स सेंड कर दूँगी जहाँ से आप लोग जो है नोट्स के बारे में जो है पूछ सकते हैं। मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, मेरे दो ही सबसे फेवरेट सब्जेक्ट थे जिसकी फिर मैं बाद में टीचर बनी हूँ। मुझे जेंडर स्टडीज़ से समझे मोहब्बत नहीं, इश्क है, और इसके अलावा आईआर, मुझे आईआर बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वैसे तो मुझे सारे ही सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सीएसएस और पीएमएस उन ही लोगों को करनी चाहिए जिनको पढ़ाई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, जिनको लिखने से और पढ़ने से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। What was my motivation to pursue this field? Basically, I was in Malaysia. I was studying in Malaysia and I could see कि वहाँ पे जो है ना जो फॉरेनर्स थे उनको ज़्यादा ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था। सो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि मैं वापस अपने मुल्क में आई। मैंने ये सोचा कि मैं जो भी मेरे अंदर थोड़ी बहुत स्किल्स कैपेसिटीज़ हैं मैं इस कंट्री पे क्यों ज़ाया करूँ, वो मैं वापस जाके अपने कंट्री पे क्यों नहीं कर सकती। मैं अपने कंट्री में जाऊँ, मैं कुछ इस किस्म का एग्ज़ाम दूँ जहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी पावर प्रेस्टीज हो, जिससे मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, मैं लोगों के मसले हल कर सकूँ। तो दिस वाज द रीज़न एंड द मोटिवेशन। और इससे ज़्यादा मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन जो है वो मेरी अपनी जो कज़न है, फीमेल कज़न्स हैं, वो सब मुझसे छोटी हैं। मैं उनके लिए एक रोल मॉडल बनना चाहती थी। आई वॉज़ द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम माई एंटायर फैमिली जिसने पीएमएस का एग्ज़ाम दिया। एंड उसके बाद समझे एक बेंच मार्क हो गया कि अब सब जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो सब भी यही कहती हैं कि हमने जो है ना रिदाबाजी जैसा बनना है, हम सब लोगों ने भी सीएसएस देना है। सो दैट वाज वन ऑफ द मोटिवेशन, आई वांटेड टू बी रोल मॉडल फॉर माय कजन्स। मेरी आईडी का नाम रिदा जहरा टालपुर है, आप रिदा टालपुर भी लिखेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, मेरा आई डू नॉट यूज़ एनी इंस्टाग्राम। मेरे पास इंस्टाग्राम वगैरह का टाइम नहीं है। ड्यूरिंग सी एस एस आई टेल यू कि मैंने पूरे 6 महीने सी एस एस और पी सी एस के जब मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी तो मैंने अपने हर चीज़ बंद कर दी थी। इंस्टाग्राम तो मैंने डिलीट कर दिया, उसके बाद मुझे याद ही नहीं रहा इंस्टाग्राम क्या था। ट्विटर मैंने कभी यूज़ नहीं किया।
एंड सिर्फ मेरे पास फेसबुक था, वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो बंद रहता था, डीएक्टिवेट था, और मैंने फेसबुक व्हाट्सएप को अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया था। और मैं मोबाइल जो है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मैं लाइब्रेरी ही इसलिए जाती थी कि मैं मोबाइल यूज़ ना कर सकूँ, इसलिए मैं मोबाइल को घर पे छोड़ के जाती थी। तो इस तरीके से मैंने खुद को मजबूर किया कि मैं पढूं। और आप सब लोग भी अगर चाहते हैं कि आप लोग पहले ही अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को पास करें, और आप सब लोग कर सकते हैं, ट्रस्ट मी, सब लोगों में कैपेसिटी है कि आप लोग करें। कोई भी सीएसपी, कोई भी पीएमएस ऑफिसर आप लोगों से ज़्यादा जो है ना इंटेलिजेंट नहीं होता। हम सब लोग आप लोगों की तरह ही हैं। बस ये है कि हम लोग जो हैं, बल्कि सब लोग मेहनत करते हैं, कुछ लोग थोड़े से ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा जो है ना बीच में कहीं गुम हो जाते हैं। मोबाइल को साइड पे रखें। सेल फ़ोन को आपने बिल्कुल, सेल फ़ोन को जब भी आप यूज़ करें, सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना इंग्लिश की वोकेबलरी की प्रैक्टिस के लिए जो करें। इंग्लिश वोकेबलरी, आप जिनके पास एंड्रॉयड है, आप एसएटी के नाम से एप्लीकेशन है, वोकेबलरी की जो भी एप्लीकेशन आपको बेहतर लगे आप उसको डाउनलोड करें। आईफोन है जिसके पास, वो लोग भी वोकेबलरी की जो है ना एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर दें। और इसके अलावा आप अल जज़ीरा को डाउनलोड कर लें फ़ोन पे। बस आप जब भी फ़ोन उठाएं ना, तो आपके पास सिर्फ यही चीज़ें नज़र आनी चाहिए। फेसबुक अगर आप चला रहे हैं, तो आप सिर्फ जो है ना अकेडमीज़ और सीएसपीज़ और पीएमएस ऑफिसर्स की प्रोफाइल्स को लाइक करें। मैंने ये पर्सनली किया हुआ था। जब भी मैं फेसबुक उठाती थी, कभी अगर गलती से मैं फेसबुक खोल लूँ, मुझे कोई ना कोई जो है ना सक्सेस स्टोरी नज़र आती थी, एंड आई वाज लाइक अच्छा मुझे भी ऐसा बनना है। सो दिस वाज अ वे कि मैं खुद को हर टाइम मोटिवेट रखती थी। सुबह उठें, सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करें। 8 बजे तक आप लोग उठ जाएं। उठ के अच्छा सा नाश्ता करें। उसके बाद आपने जो है ना एक पूरा लिस्ट बना लें। उस लिस्ट में आपने लिखना है कि आज मुझे क्या क्या करना है पूरे दिन। मुझे सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़नी है, उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर की प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग करनी है। उसके बाद आप एक सब्जेक्ट उठाएं, लेट्स से मुझे आईआर पढ़ना है, मुझे आईआर का चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है और चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है। और उसके बाद आपने नीचे लिखना है कि मुझे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ऑफ फलां जो है ना ईयर का मैंने वो कर लेना है। ये आपने कर लिया, ये आपके पूरे दिन का स्केड्यूल है। टाइम नहीं लिखेंगे मुझे किस टाइम से किस टाइम में, नहीं, मुझे ये 5 चीज़ें करनी है, फिर मुझे रात के 2 बजते हैं या दिन के 2 बजते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप लोगों ने जो है ना वो करना है। उस स्टिकी नोट को जो है ना आपने स्टिक कर देना है जहाँ पर भी आपने पढ़ना है। और जैसे ही आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, यू आर फ्री, जाएं जाके घूमें फिरें। व्हेन आई पास माई PMS, टू बी ऑनेस्ट देयर वर फ्यू पीपल जो, जिनको इस बात का यकीन नहीं था कि मैं ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम पास कर सकती हूँ, बिकॉज दे थॉट कि मेरा काम ही सारा दिन घूमना फिरना होता है। तो इजीली अपनी लाइफ को एंजॉय करें, लेकिन अपने गोल्स को देखें, वो आपने ज़रूर 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 जो है ना करना है। मैं मोबाइल घर पे रख के जाती थी, मैं लैपटॉप साथ लेकर जाती थी। उसमें आप इंटरनेट चलाएं लैपटॉप पे, फेसबुक वगैरह तो आपने वैसे ही डीएक्टिवेट किया हुआ है, वो खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो भी चीज़ होती है आप ऑनलाइन पढ़ें। मेरे घर वालों को ऑलरेडी पता होता था कि मैं लाइब्रेरी में ही मिलूँगी। तो आपके घर वालों को भी पता होगा कि अब आप अगले 6 महीने लाइब्रेरी में ही होंगे। तो अल्लाह ना करे अगर कोई अर्जेंसी है तो वो आपको वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। वोकेबलरी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। कोई आप अपने हिसाब से कोई भी उठा लें। मैं आपको कोई स्पेसिफिकली नहीं कहूँगी कि आप ये उठाएं या ये उठाएं। कोई भी वोकेबलरी की आप एप्लीकेशन उठा लें, उसको जो है आप करते रहें। अच्छा, आईआर के एमसीक्यूज़ की बात है। आईआर के एमसीक्यूज़ जो है ना आपने बहुत पहले जो है ना स्टार्ट करने हैं। याद करना, उनको रट्टा लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने पुराने जो आईआर के एमसीक्यूज़ हैं, स्पेशली थ्योरीज़ वगैरह पर हैं जो, उनको आपने पढ़ते रहना है। इसके अलावा जो है ना आपने जो नई आईआर की चीज़ें जो हो रही होती हैं, कौन सा प्रेसिडेंट हुआ और कहाँ पे जो है ना कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का समिट होने वाला है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। बच्चे क्या करते हैं, एमसीक्यूज़ को ऑल टुगेदर इग्नोर कर देते हैं। जब आप एमसीक्यूज़ को इग्नोर कर देते हैं तो क्या होता है, आप पूरी मतलब 40 मार्क्स जो है ना वो आपने जो समझें कि उनको इग्नोर किया हुआ था। तो आपने एमसीक्यूज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ पे जो है ना आपने काम करना है। अगर मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं, आप या तो वो बुक्स ख़रीद लें ऑनलाइन। देर आर फ्यू वेबसाइट्स जहाँ पे जो है ना एमसीक्यूज़ होते हैं। CSSMCQs.com के नाम से भी एक वेबसाइट है। पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ हैं, उनको रोज़ एक बार आप प्रैक्टिस कर लें। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते, हफ्ते में एक हफ्ते का दिन ऐसा रखें जिसमें आप 3 घंटे सिर्फ रखेंगे, जिसमें आपने पूरे सब्जेक्ट्स के जो है ना 5 ईयर के एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करना है।
मेरी आईडी जो है, आई विल ट्राई कि मैं इस सेशन के बाद जो है ना पोस्ट रख लूँ, वहाँ पे मेरी आईडी और मेरे यूट्यूब का चैनल भी मौजूद होगा, तो आप लोग उसमें आसानी से देख सकते हैं। अच्छा, आईआर के हिसाब से मैं आपको कुछ पहले मैंने बताया, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ना है बाय चार्ल्स कैगली। सरफराज आखुंद का किताब है इंटरनेशनल रिलेशंस, वो आपने पढ़ना है। इसके अलावा आपने जो है द कन्फेशन ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन, इस किताब को भी ज़रूर पढ़ना है। आईआर और करंट अफेयर्स वगैरह सब के लिए जो ना ये एक कॉमन बुक है जो आपने पढ़ना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये करंट अफेयर्स का किताब है। सॉरी, आई होप कि ये आपको सही नज़र आ रहा होगा, मुझे उल्टा नज़र आ रहा है। कंटेम्प्ररी अफेयर्स के नाम से जो है ना किताब होता है, द एडवांस पब्लिशर्स का, ठीक है, इम्तियाज़ शाहिद का ये किताब है। इसको ख़रीदें, इससे पढ़ें। फॉरेन अफेयर्स मैगज़ीन जो है css.net से आपको मिल जाएगी फ्री, आप उसको डाउनलोड करें, उसको पढ़ते रहें। और अच्छा, अगर उसके जो एसेज हैं उन एसेज को आप जो है ना खुद लिखने की कोशिश करें, यानी जो चीज़ आपने पढ़ी है फिर वो आप खुद कॉपी करके, मतलब दिमाग में कॉपी करके और पेपर पे उतारने की कोशिश करें, तो विद इन 2 वीक्स टू 3 वीक्स, 2 वीक्स आर मोर देन इनफ, आपकी रिटन इंग्लिश में आपको और आपकी एनालिसिस में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई सवाल है तो ठीक है, वरना फिर हम अपना सेशन जो है वो एंड करेंगे आज के लिए। ये करंट अफेयर्स के लिए है, विथ आईआर के लिए है, और ये बुक जो है वो स्पेसिफिकली आईआर के लिए, अगर स्क्रीनशॉट निकालना है तो दिस इज़ द बुक जो आपने आईआर के लिए ज़रूर पढ़नी है। इसके अलावा आपके टीचर्स के लेक्चर्स हैं जो आपने एकेडमी में लेने हैं, वो आपको खुद नोट्स नोट्स नहीं तो स्लाइड्स प्रोवाइड करते हैं। वो जो है, ये बुक है बेटा नासिर, ये आईआर के लिए है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ट्रेंड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। एल्सा, जेंडर स्टडीज़ के लिए मैंने अपने जो नोट्स बनाए हुए हैं, आई वुड से कि गो फॉर दोज नोट्स। अगर आपको वो नोट्स समझ नहीं आते हैं तो देन जेंडर स्टडीज़ के लिए मार्केट में आपको, पर्सनली आई डोंट थिंक मार्केट में इतने कोई ज़्यादा अच्छे किताब जेंडर स्टडीज़ पे लिखे हुए हैं। तो मैंने जो लास्ट टाइम जेंडर स्टडीज़ की किताब पढ़े थे मुझे वो समझ नहीं आए, मैंने स्टूडेंट्स को उस टाइम रिकमेंड किया था कि बेटा ऑनलाइन ही प्रिपरेशन करें। मैंने उनको कुछ मटेरियल वगैरह दिए हुए थे, मैंने कहा उनको आप पढ़ें, वरना एडवांस पब्लिशर्स के एक जेंडर का बुक था वो थोड़ा सा बेहतर था। मुझे ऑथर का नाम नहीं याद, लेकिन एडवांस पब्लिशर्स का था। अब्दुल कादिर, आपने मैगज़ीन्स पढ़नी है, जैसे ये जो बुक हो गया, अब इसमें जो है ना करंट अफेयर्स के, सॉरी, अफ़गानिस्तान के बारे में पूरा एक चैप्टर होगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरा, आप टीचर्स के जो लेक्चर ले रहे होते हैं, इसके अलावा 3-4 ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जैसे मरगला पेपर्स हो गया, वहाँ से आपको ऑनलाइन पेपर्स देखने होते हैं। ऑनलाइन जो उनके रिसर्च पेपर्स जो हैं, रिसर्च पेपर्स को यूज़ करने की कोशिश करें कि रिसर्च पेपर्स ज़रूर पढ़ें। इस्लामिक हिस्ट्री का जो जहाँ से मैंने प्रैक्टिस की थी, ग्रीन कलर का बुक था, लेट मी रिमेंबर ऑथर्स नेम, आई थिंक इस्लामिक हिस्ट्री के ही नाम से, उसका नाम ही इस्लामिक हिस्ट्री था, एंड इट वाज डार्क ग्रीन कलर बुक। मैं खलील जुनेजो में कोशिश करूँगी कि मैं उसकी पोस्ट बना के अभी पेज पे अपलोड करूँ। मुझे एग्जैक्टली ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा, मुझे ऑथर का नाम थोड़ा सा भूल जाता है। अली फ़ेरोज़ साहब, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको सीएसएस में फ़ेल कराती हैं। आपको फ़ेल कराने की सबसे बड़ी वजह ग्रामेटिकल हमारी मिस्टेक्स ही होती हैं। ऐसे के लिए भी जो है इस मैगज़ीन को पढ़ें, और
इसके अलावा अपने करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना है, क्योंकि उस मैगज़ीन फॉरेन अफेयर्स मैगज़ीन हो गई या फिर ये जो बुक हो गया, या फिर कुछ चंद ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे मैंने आपको कहा रिसर्च पेपर्स जहाँ से आपने डाउनलोड करने हैं, तो उसको पढ़ने के बाद आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि सीएसएस का पेपर बेसिकली लिखना कैसे चाहिए। मैं लिंक सेंड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से जो है नोट्स ले सकते हैं बड़े आराम से। थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली आपका थीसिस स्टेटमेंट की का मतलब अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, आपका अपना स्टैंस क्या है। सिंपल बात है, आपका इस टॉपिक पे स्टैंस क्या है उसको एक लाइन में बताएं, उसको थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं और कुछ नहीं होता। अच्छा, इसी के साथ मैं अपना सेशन एंड करूँगी। आई विल इंशाल्लाह सी यू गाइस इन अदर इंटरेक्टिव सेशंस लाइक दैट। अगर कोई और चीज़ रह गई हो या कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक हो जिस पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमारे पेज पे कि भाई इस चीज़ पे जो है ना आप लोग इंटरेक्टिव सेशंस बनाएं, तो इंशाल्लाह वो कर देंगे। अच्छा नासिर, आउटलाइंस पे बेसिकली आपने क्या पूछना है? थैंक यू आकाश। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो है ना आउटलाइन की जो है ना कोई आपको आउटलाइन थोड़ा सा जो है ना नेक्स्ट मे बी नेक्स्ट सेशन में जो है ना समझाऊँ, या फिर मैं कोई पेपर जो है ना सेंड कर दूँगी कि उस पर आप देख लें। आउटलाइन बेसिकली ये होता है, लेट्स से आपको एक पूरी स्टोरी बतानी है मुझे, ठीक है ना, कि आपने मुझे आपने अफ़गानिस्तान के जो है ना करंट सिचुएशन के बारे में पूरी स्टोरी बतानी है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, एंड कहाँ से हुआ था। अब मेरे पास टाइम नहीं है, आपने मुझे मेजर चीज़ें पहले बतानी है कि मैं आज आपको, जैसे मैं लेट से मैं लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं आपको कह रही हूँ कि आज हम इस लेक्चर में जो है अफ़गानिस्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं। अफ़गानिस्तान को जो तालिबान है वो कहाँ कैसे जो है ना तालिबान पावर में आए थे, और उसके बाद जो है तालिबान और अमेरिका की जंग कैसे लगी, उसके 4-5 पॉइंट्स हैं। और उसके बाद जो है अमेरिका ने विड्रॉ क्यों किया, उसके 4-5 पॉइंट्स नीचे से दे दिए, कुछ रीजंस जो स्पेसिफिकली दे दिए। देन अगेन उसके बाद जो है हाँ अभी जो है प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, अंडर तालिबान गवर्नमेंट जो है अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट कैसे चल रही है, उसकी 2 चीज़ें दे दी। और इसके अलावा जो है ना फ्यूचर सिनेरियो तालिबान के अंडर जो है क्या रहेगा। तो ये मैंने एक पेपर पे आउटलाइन बना ली। उसमें मैंने, अगर मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रही हूँ लेकिन मुझे पता है कि हाँ भाई नासिर को पता है कि मतलब ये चीज़ें जो है ना इस टॉपिक पे लिखनी थी, सिंपल। आपसे आउटलाइन पूछी इसलिए जाती है ताकि उनको पता चल सके कि आपने चीज़ को समझा भी है या नहीं। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि अमेरिका ने विड्रॉ क्यों किया था, और आपने उठा के आउटलाइन बना लिए कि तालिबान पावर में कैसे आए थे, विच मीन्स कि आपने समझा ही नहीं है। चेकर क्यों आपके 17 या 18 पन्ने पेजेस पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करेगा, वो वहीं पे अपना डिसीजन दे देगा कि हाँ भाई इस बंदे ने तो सवाल ही नहीं समझा था। बेसिकली इससे मैं आउटलाइन आपसे मांगी इसलिए जाती है ताकि उनका टाइम जो है ना वो बच सके। अच्छा ये अब लास्ट क्वेश्चन है अब्दुल कादिर का। अब्दुल कादिर, क्लाइमेट चेंज पे एग्जैक्टली आपको क्या कंफ्यूजन है? आईआर के बेसिस पे जो है ना क्लाइमेट चेंज जो है वो खुद एक पॉलिटिक्स है। उस पॉलिटिक्स में जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो यूज़ कर रहे हैं अपना पावर, जिससे वो जो है जो वीकर कंट्रीज़ हैं उनको फोर्स कर रहे हैं कि वो अपनी डेवलपमेंट जो है उसको गिव अप कर दें। जहाँ पे आउटलाइन नहीं मांगी गई वहाँ पे आपको बिल्कुल भी आउटलाइन नहीं लिखनी है, आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि आप आउटलाइन लिखें। आपने या तो अपने दिमाग में आउटलाइन बना लेनी है, या पीछे जो होता है हमारे लिए एक पेपर होता है ऊपर लिखा हुआ होता है रफ पेपर, उस पे आपने चारों जो ना एक मार्जिन खींचनी है, 4 खाने बनाने हैं, आपने 4 सवाल करने होते हैं। आपने जैसे ही पेपर देखा 2-3 मिनट उस पेपर को देखें, उसको आराम से पढ़ें, एक सवाल को कम से कम भी 2 बार ज़रूर पढ़ें।
ठीक है, 2 बार पढ़ना है, क्योंकि हमारा माइंड हमसे गेम खेल रहा होता है। हमारा माइंड हमें उस टाइम क्या बता रहा होता है, जो तुमने पढ़ा है ना, ये सवाल वो पूछ रहा है। और 99% ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है। स्टूडेंट गलत सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि वो सवाल को ही समझ नहीं रहे होते हैं। और वो समझ क्यों नहीं रहे होते हैं, हमारा माइंड जो है वो हमसे ये गेम खेल रहा होता है, जिसमें वो आपको समझा रहा होता है कि जो आपने पढ़ा है ये सवाल वो पूछ रहा है, वो नहीं होता। 2 बार सवाल को पढ़ें, पीछे वाले जो पेपर है उस पर आपने आउटलाइन लिखनी है। अच्छा, ये सवाल क्लाइमेट चेंज वाला ये पूछ रहा है, इस पे इंट्रोडक्शन के बाद मुझे ये पॉइंट ज़रूर कवर करनी है। ठीक है, वो आपने बना ली, चारों चारों की बना लें, एंड देन बिस्मिल्लाह करें और पेपर स्टार्ट करते हैं। सम कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज अकॉर्डिंग, कॉजेज जो है उस पर ये तो पूरा लेक्चर हो जाएगा कि कॉजेज़ क्या हैं। कॉजेज़ यही हैं कि हम लोग, सिंपली मैं आपको बताऊं तो आप पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट डील पढ़ें कि वो जो क्लाइमेट एग्रीमेंट डील है उसको फेल क्यों कर रहे हैं। वही सारे कॉजेज़ हैं कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो भी जो है इमिशन करते जा रहे हैं, डेवलप्ड कंट्री अपनी इमिशन रोक नहीं रहे हैं, लोग जो हैं वो भी नहीं समझ रहे हैं, वो भी बस इसको मजाक ही समझे जा रहे हैं। ओवरऑल सारी दुनिया इसके लिए सीरियस ही नहीं है। इसी वजह से जो है ना हम क्लाइमेट चेंज जो है उसको और ज़्यादा जो है ना ख़राब करते जा रहे हैं। और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर, बेसिकली ये सेशन ख़त्म होता है। आई होप कि आप सब लोगों को आपके तकरीबन तकरीबन सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और मैंने आपको इतना मोटिवेट कर लिया होगा कि आप लोगों ने जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस लेने हैं। देखें, अगर मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस ना पढ़े होते तो मैं करंट अफेयर्स इतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकती थी। तो जिन लोगों को करंट अफेयर्स, मतलब जिन लोगों को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आई वुड से कि आप लोग आईआर की तरफ जाएं, आईआर के बुक्स को पढ़ें, आईआर के लेक्चर सुने। उसके बाद अगर आपको समझ आ जाता है तो आप हमारी एकेडमी में जो है इनरोल करें खुद को, और लेक्चर सुने, नोट्स बनाएं, और जल्दी से जल्दी टेस्ट दें। जितना जल्दी हो सके आप अपने टेस्ट दें, और इंशाल्लाह आई विश ऑल ऑफ़ यू बेस्ट ऑफ लक। और मैं दुआ करती हूँ कि मैं आप तमाम लोगों को फ्यूचर के जो है CSPs देखूँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।